आज जो हमारा टॉपिक है भारत की मिट्टी। लेकिन सबसे पहले हम लोग मिट्टी के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, मिट्टी कैसे क्या हमको पढ़ना है। और ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। आज के समय में एनटीपीसी और एसएससी इस सवाल से भर भर कर सवाल पूछ रहा है इस टॉपिक से। ठीक है, ये न्यू टॉपिक है, न्यू कंपेरेटिवली पहले इससे उतना सवाल नहीं आता था, लेकिन पिछले 1 से 2 सालों में यहाँ से सवाल भर भर कर आ रहा है। मिट्टी के बारे में थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन है, थोड़ा जानकारी तुमको होना चाहिए। मिट्टी अगर तुमसे पूछे क्या है, क्या बताओगे? चट्टान का सबसे सूक्ष्मतम रूप है, ये बोल सकते हैं कि एक्चुअल में जो मिट्टी है वह किससे निर्मित है? चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, चट्टान पहले बना। चट्टान जानते हो सबसे पहले कौन सा चट्टान बना था? अग्नेय चट्टान। उसी अग्नेय चट्टान का अलग अलग फिर वो घिसना शुरू हुआ, उसमें वेदरिंग शुरू हुआ। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें और आ जाती है जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं। ठीक है, एक होता है इरोजन, यानी हिंदी में बोलते हैं उसको अपरदन। एक होता है अपक्षय, जिसको बोलते हैं वेदरिंग। ठीक है, ये दो शब्दावली तुमको अच्छे से आना चाहिए ज्योग्राफी में, सामान्य रूप से मिट्टी वाले टॉपिक में ये पता होनी चाहिए। क्या होता है वेदरिंग और मतलब अपक्षय और अपर्दन क्या होता है? घिसते जाना, ये हो गया अपर्दन। हाँ हाँ, दो अलग अलग प्रोसेस है, लगता हमको दोनों एक ही जैसा है। ठीक है, दो अलग अलग है, अपर्दन और अपक्षय। क्या होता है, बड़े अच्छे से ध्यान से सुन लेना। अपर्दन और अपक्षय ये दो क्रिया होता है। डायरेक्ट सवाल आ जाता है कई बार कि निम्न में से मिट्टी किससे निर्मित है, किस प्रक्रिया से निर्मित है। ध्यान से सुन लेना, दो प्रक्रिया है, अपर्दन और अपक्षय। अंग्रेजी में अपर्दन को कहते हैं इरोजन और अपक्षय को कहते हैं वेदरिंग। अंग्रेजी वाला शब्द पकड़ोगे तो तुमको वेदरिंग का मतलब थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा वेदर से संबंधित है। किससे संबंधित है? वेदर से। मतलब वेदर द वेदर, मतलब एक सीजन से दूसरे सीजन जाने पर जो कुछ बदलाव आएंगे, हम लोग सामान्य भाषा में उसको क्या कर देंगे? वेदरिंग। अब बोलोगे ये क्या डेफिनेशन हुआ? डेफिनेशन नहीं हुआ, समझने के लिए कि सीजन जब चेंज होता है, सीजन चेंज का अर्थ क्या हुआ। अगर पूछोगे सीजन चेंज का मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि गर्मी से अचानक फिर ठंडा, ठंडा से वर्षा, यानी आर्द्रता बढ़ गया, कभी टेम्परेचर बढ़ गया, कभी तुम देखोगे तो ठंडी बढ़ गया। अब होता क्या है, एक ही चीज को तुम ठंडे में भी रखो, गर्मी में रखो, क्या उसमें कुछ बदलाव होंगे कि नहीं होंगे? ऑब्वियस होगा। तो इस बदलाव के कारण इंटरनल चेंजेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इंटरनल चेंजेस। इस चेंजेस की वजह से जो चट्टाने हैं वो टूटने फूटने लगते हैं। इस प्रक्रिया को कहेंगे वेदरिंग। क्या कहेंगे? वेदरिंग। ये कई प्रकार से हो सकता है, मतलब 3 प्रकार समानता होते हैं तुम्हारे। कौन कौन सा होता है? रासायनिक क्रिया हो सकता है इसमें, भौतिक क्रिया हो सकता है और जैविक क्रिया हो सकता है। ठीक है, यानी अगर तुमसे पूछा जाए क्या होता है वेदरिंग, क्या होता है अपक्षय, तो भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया या जैविक क्रिया की वजह से इंटरनल अगर कुछ गड़बड़ हुआ है, उसके वजह से टूट गया है, तब इसको बोलेंगे वेदरिंग। क्या बोलेंगे? यह समय के साथ होगा, यह अचानक संभव नहीं है। लेकिन सिर्फ भौतिक क्रिया की वजह से, जैसे हवा चल रही है या पानी बह रहा है, ठीक है, इसके वजह से घिस जाता है। कई बार क्या होता है? घिस जाता है। तो घिस कर एक जगह से दूसरी जगह उसको बहा के लेते जाएगा, इसको कहेंगे इरोजन। क्या कहेंगे? इरोजन। तो मिट्टी कैसे खाली घिस घिस कर बना होगा क्या? अगर घिस घिस बनता तो वो कण वैसा ही रह जाता, पर अब ये समय के साथ कुछ बदल चुका है। इसीलिए तुम देखा होगा कि चट्टान का टुकड़ा उपजाऊपन नहीं रखता है। अगर चट्टान को घिस देंगे, हम बहुत पतला महीन कर दिए, क्या उसमें पेड़ पौधे उग जाएंगे? क्या नहीं। इसका मतलब उसमें कुछ केमिकल कंपोजिशन उसके बदले हैं। इसके वजह से मिट्टी जो है वह इरोजन से बनता है कि वेदरिंग से बनता है? इरोजन से या वेदरिंग से? हिंदी में अपर्दन से या अपक्षय से? तो बोलोगे अपक्षय से। किससे बनता है? अपक्षय। और ये सवाल एग्जाम में आता है, मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है, अपर्दन से या अपक्षय से? बोलोगे अपक्षय से। यानी समय के साथ वेदरिंग, वेदरिंग हुआ है। क्या हुआ है? वेदरिंग, यानी मौसम का असर हुआ है, जिसके वजह से चट्टाने क्या हो चुके हैं? टूट चुके हैं। और ये वेदरिंग प्रोसेस जो होता है, ये रैपिड होता है या स्लो होता है? तो स्लो होता है। इसलिए मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया काफी क्या है? काफी स्लो है। अगर तुमसे जितना धीमा तुम सोच सकते हो उससे भी धीमा। समझ में आया? तुम्हारे दिमाग में जितना होगा कि इतना धीमा हो सकता है, उससे भी धीमा है। यानी हजारों साल लग जाता है 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में। ये मत सोचना कि चट्टान घिसेंगे और मिट्टी बना के तुरंत तैयार कर देंगे। केमिकल कंपोजिशन बदलाव हो रहे हैं, उसमें बहुत चीज बदलाव हो रहा है। ठीक है तो ये बने हुए चट्टानों से, लेकिन काफी समय लग जाते हैं। तो अगर पूछा जाए ये बहुत तेजी प्रक्रिया है या बहुत स्लो प्रक्रिया है? बहुत ही धीमी प्रक्रिया और जटिल प्रक्रिया है, जिसमें समय के साथ चट्टानों का क्या हुआ है? अपक्षय। क्या हुआ है? अपक्षय। और मिट्टी का निर्माण हुआ है। किसी कोई दिक्कत? दो यहां से और टर्मिनोलॉजी है जिसको याद रखोगे। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या पूछेगा?
मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, और दूसरा तुमसे मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये दोनों चीज अच्छे से याद रखना। मिट्टी का जो कीवर्ड है वो है पेडो। क्या है? पेडो। अब पेडो कहीं भी देखो, नहीं कुछ समझ में आ रहा है, ऐसे जितना है वो तो बताएंगे ही, पर नहीं कुछ समझ में आया, समझना ये कुछ ना कुछ मिट्टी से संबंधित होगा। वैसे लिथो एक वर्ड होता है। क्या होता है? लिथो। लिथो कहीं पे आया, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो 100% तो कोई भी चीज सही नहीं हो सकता है, लेकिन 80 to 90% चांस है कि लिथो अगर वर्ड है तो चट्टान से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? चट्टान से। वैसे ही अगर पेडो संबंधित है तो लगभग चांस है तुम्हारा वो किससे संबंधित होगा? मिट्टी से। वैसे कई वर्ड्स हैं, जैसे ऑस्टियो एक वर्ड आ जाएगा, बायोलॉजी पढ़ोगे ऑस्टियो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या है नहीं है, लेकिन ये जरूर तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, कुछ ना कुछ हड्डी से है। किससे है? हड्डी से। अब टैबलेट देखा होगा, आता है ऑस्टियो कैल्शियम, देखे हो मार्केट में एक टैबलेट आता है ऑस्टियो कैल्शियम। अब तुमको नहीं पता कैल्शियम क्या करता है, लेकिन ऑस्टियो वर्ड पता है, लग रहा है कि हड्डी के लिए कैल्शियम होगा। जानते हो कैल्शियम सबसे अधिक किसके लिए जरूरी है? हड्डी के लिए। सबसे अधिक कैल्शियम जो हमारे शरीर में है, शरीर में जितना भी कैल्शियम उसका लगभग 99% हिस्सा कहाँ है? हड्डी में। अगर कभी तुमसे पूछ ले, ये सब बायोलॉजी में पढ़ाएंगे कि शरीर में कैल्शियम का 99% कहाँ हमारे शरीर में होता है? मात्र हड्डी में ही हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए तुम देखोगे हड्डी के निर्माण में कैल्शियम का इतना योगदान है, इसलिए हम लोग कैल्शियम का टेबलेट खाते हैं। हड्डी कट कट का आवाज करेगा, दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास जाओगे, लिख दिया एक पत्ता कैल्शियम का टेबलेट को, लिखता है ना, ठीक है। तो क्या है के लिए ये तुम दवाई देखकर भी पहचान सकता था। ऑस्टियो वर्ड है इसका। एक बीमारी होता है ऑस्टियोपोरोसिस, हमको लगता है इसमें अधिकांश ये वर्ड नहीं सुना होगा, बीमारी सुने हो? और अधिकांश बोले, कुछ कुछ को छोड़कर जो पढ़े हो वो तो सुना ही है, अधिकांश जो अभी तक बायोलॉजी नहीं पढ़े हो। ऑस्टियोपोरोसिस नाम का बीमारी होता है। क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस। अब तुमको तो नहीं पता, नहीं पता ना क्या है, पर हम इतना बता के तुमको भेजे, ऑस्टियो वर्ड अगर आया तो हड्डी से कुछ ना कुछ संबंधित होगा। एग्जाम में तुम दिया, बोला आंख से संबंधित बीमारी, हड्डी में छिद्र होने वाली बीमारी, ब्रेन से संबंधित बीमारी और नाक से संबंधित बीमारी, क्या करोगे उसमें? पता था तुमको आंसर? नहीं ना पता था, करके आया ना। क्यों करके आया? तुमको कीवर्ड पता था। ऑस्टियो अगर है तो 80 to 90% चांस है क्या होगा आंसर? हड्डी। वैसे ही पेडो अगर वर्ड है तो याद रखना उसका 80 to 90% चांस है वो किससे संबंधित होगा? मिट्टी से। तो मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी, ठीक है, पेडोलॉजी। हिंदी में कोई ढेर होशियार मत बनना, मृदा विज्ञान, ठीक है, हिंदी में क्या दे देगा? मृदा विज्ञान। अब बोलोगे हाँ ये पेडोलॉजी पेडोलॉजी कौन याद करता है, मृदा विज्ञान कितना अच्छा है, लिख लो, एग्जाम में कभी मृदा विज्ञान नहीं पूछेगा तुमसे जब भी ये सवाल देना हो। इसलिए बोलते हैं कि इस तरह वाला वो हवा हवाई में नहीं जाना है, हमको बोलने में भी आसान लगेगा, तुमको समझने में भी आसान लगेगा। मिट्टी का दिन क्या है, मृदा विज्ञान है, मृदा विज्ञान तो करिए लोग, एग्जाम में गया हिंदी में कभी नहीं आएगा। इसलिए याद रखना, हमको अंग्रेजी वाला ही वर्ड याद रखना है। क्या होता है? पेडोलॉजी। क्या होता है? पेडोलॉजी। और अगर मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया कही जाए तो वो होगा पेडोजेनेसिस। क्या होगा? पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस, ठीक है, पेडोजेनेसिस। कोई दिक्कत? मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। मिट्टी का निर्माण का प्रक्रिया क्या कहलाता है? पेडोजेनेसिस। और यह कैसी प्रक्रिया है? ये सब सवाल ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। बोलोगे लगातार चलने वाला। क्या ये कुछ समय बाद रुक जाएगा? नहीं, ये लगातार चलते निरंतर प्रक्रिया है। मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया कैसी है? लगातार चलने वाली प्रक्रिया, और एक बहुत ही अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जटिल प्रक्रिया। लेकिन प्रक्रिया है कौन सी? तो बोलोगे अपक्षय की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया है? अपक्षय यानी वेदरिंग। तो यह एक लगातार चलने वाली एवं जटिल अक्षय प्रक्रिया है, वेदरिंग प्रक्रिया है। वेदरिंग किसका हो रहा है? चट्टानों का। किसका हो रहा है? चट्टानों का। जिसमें देखो अभी तुरंत बताए थे भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अपक्षय शामिल है। यानी समय के साथ इसमें हर तरह के भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय होते हैं, और समय के साथ हजारों साल लग जाता है, ये 1-2 साल में सोचना, हजारों साल लग जाता है 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में। और यह किस प्रक्रिया से बनता है? वेदरिंग प्रक्रिया। जो पहली बार इसको समझ रहे हो, जो पहली बार पढ़ रहे हो, उसके लिए ये कीवर्ड है, एकदम दिमाग में अटका देना। मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया कैसी होती है? बोलोगे वेदरिंग प्रक्रिया होती है, जो कि एक लगातार चलने वाली और बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। किसी कोई दिक्कत? अगर पूछा जाए कि मृदा विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, ठीक है, जो तुम्हारे नोट्स में नहीं होगा उसको नोट डाउन करते रहना, ठीक है। तो एक आदमी था रूस का, कहां का आदमी था? इसका नाम था वसीली डोकुचेव। क्या नाम था? वसीली डोकुचेव, ठीक है, डोकुचेव, डोकुचेव, ठीक है। क्या नाम था? डोकुचेव। एक रूस का आदमी था, इसका नाम था वेसेली डोकुचेव। क्या नाम था? वेसेली डोकुचेव, डोकुचेव। इस आदमी ने ही पहली बार मृदा का अध्ययन किया था, ठीक है। इसीलिए मृदा विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? डोकुचेव। इससे पहले कोई सोचा भी नहीं था मिट्टी का भी अध्ययन किया जा सकता है क्या। इनको लगा नहीं, मिट्टी भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब सोच के देखो तो आदमी का क्रिटिकल थिंकिंग ही उसको आगे लेकर जाता है।
तुम अगर सोचोगे कि इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें क्या हो सकता है जब तक तुम सोचोगे नहीं क्या क्या हो सकता है, तब तक उसके अंदर का चीजों को तुमको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पहले तो मिट्टी मिट्टी है, मिट्टी में क्या हो सकता है, लेकिन पहली बार डोकुचे महोदय ने क्या किया, मिट्टी का अध्ययन किया, और इन्हीं को कहा जाता है मिट्टी यानी मृदा विज्ञान का जनक। और सबसे पहले इन्होंने ही कहा कि हम लोग मिट्टी का क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण, क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण। तो ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है, याद रखना कि सबसे पहले मृदा का वर्गीकरण का सुझाव या वर्गीकरण किसने किया। तो मृदा का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, डोकुचेव। किसने किया, डोकुचेव। अब ये तो हो गया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि कहाँ के ये थे, रूस के थे। लेकिन अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में मृदा अध्ययन को किसने शुरू किया, या भारत में मृदा विज्ञान का जनक किसको माना जाता है, तो ZW लेदर। क्या नाम था इनका, ZW लेदर। तो याद रखोगे, भारतीय मृदा विज्ञान का जनक किसको माना जाता है, ZW लेदर। क्या नाम था इनका, ZW लेदर। क्या नाम था, ZW लेदर। ठीक है, छोटा सा चीज है, इसको हम लोग याद रखने का प्रयास करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मृदा विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, कहा जाता है डेकुचेव को। किसको, डेकुचेव, डेकुचेव। लेकिन भारत में अगर पूछा जाए भारतीय मृदा विज्ञान का जनक किसको माना जाता है, ZW लेदर। किसको कहते हैं, ZW लेदर। ठीक है, ये उस समय में जब इन्होंने इसको स्टडी करना शुरू किया था, ये 1905 के बाद वाले समय में आए थे, और ये पूसा रिसर्च सेंटर जो था वहां ये काम करते थे, और वहीं पे इन्होंने भारतीय मृदा को अध्ययन किया, और उसके बाद भारत में अलग अलग प्रकार के मिट्टियों को हम लोग आगे चल के बहुत बार अध्ययन किए। फाइनली हम लोग आके जब देश आजाद हो जाएगा तो 1953 में आके मिट्टी का वर्गीकरण करेंगे, वो सब अभी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। सिर्फ इतना भी याद रखना कि भारतीय मृदा विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, ZW लेदर। ठीक है, क्या यहां तक किसी को तकलीफ, तो 3 बात अभी तक सीखे हो। पहला पॉइंट सीखा कि मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है, बोलोगे लगातार चलने वाली जटिल प्रक्रिया। लेकिन कौन सी प्रक्रिया, वेदरिंग। कौन सी प्रक्रिया, वेदरिंग या अपक्षय प्रक्रिया। दूसरा समझा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मृदा विज्ञान का जनक किसको माना जाता है, डोकुचेव, और भारत में किसको माना जाता है, ZW लेदर। अब ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, अब हमारा मेन काम यहाँ से शुरू होगा, जिसको बहुत अच्छे से याद रखना। मिट्टी के घटक क्या क्या होते हैं, बड़ा यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज है, छोटा छोटा चीज होगा लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। मिट्टी के घटक यानी मिट्टी किन चीजों से बने हुए हैं, इसमें तुमको क्या क्या दिखता है, कुछ चिकना में ऐसा मटेरियल दिखता है, कुछ कंकरीला चीज दिखता है, कुछ पतला कंकरीला छोटा दिखता होगा, कुछ बड़ा दिखता है, यही सब तो दिखता है। तो मिट्टी में क्या क्या हो सकते हैं, मृतिका जो क्ले मतलब जो हमारा गाद वाला चीज, सॉरी गाद में जो चिकनाई वाला चीज है, देखो ना, कभी तुम चिक नहीं, जो तुरस पानी मिट्टी सूख जाता है उसको कभी देखे हो, उसको जब देखोगे तो उसमें एक चिपचिपा पदार्थ मिलेगा और एक स्लिपरी पदार्थ मिलेगा, दोनों चीज मिलेगा। कभी देखना है इस मिट्टी को, ठीक है, उसमें तुमको क्लियरली देखने को समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि सारे मिट्टी में कंपोजिशन सबका अलग अलग प्रकार का होता है, तुमको दिखेगा नहीं। बड़े जो कण है वो तो हमको हाथ में उंगली में आ जाएगा, लेकिन ये गाद और मृतिका जो है ये देखने में नहीं मिलता। मृतिका जो है वो थोड़ा सा शाइनी होगा, थोड़ा सा उसको चमकीला सरफेस देगा, और जो गाद है वह चिपचिपा के टाइप से होगा। समझ में आया। तो हमारी मिट्टी में गाद ज्यादा होता है, हमारी मिट्टी में क्या होता है, गाद ज्यादा। और गंगा वाला मिट्टी निकालते हो देखते हो उसमें खाली मृतिका ही होता है। क्या होता है, मृतिका। तो वो देखोगे चिपकेगा नहीं, देखे हो ना, नहीं देखे हो कभी तुम लोग, व्हाइट व्हाइट दिखता होगा गंगा का मिट्टी, वो चिपकता नहीं है, वो किसी काम का मिट्टी नहीं है, तो खाली वो काम नहीं आएगा। ठीक है, तो याद रखना मिट्टी के प्रमुख 4 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं, 4। पहला हो जाएगा क्ले, क्या हो जाएगा, क्ले यानी गाद, क्ले सॉरी मृतिका, क्या हो जाएगा, मृतिका। दूसरा हो गया सिल्ट यानी गाद, क्या हो गया, गाद, जो कि नॉर्मल हमारे मिट्टी में हमको दिखता है थोड़ा चिपचिपापन वाला, तो वो हो गया गाद, क्या हो गया, गाद। इसके बाद तीसरा होता है बालू, क्या होता है, बालू यानी सैंड। और चौथा बड़ा कंकड़, चौथा क्या होता है, बड़ा कंकड़, जिसको हम लोग कहते हैं बजरी या ग्रेवल, क्या कहते हैं, बजरी या ग्रेवल। तो पहला क्या हो गया, मृतिका, क्या हो गया, मृतिका। और इसको क्या कहते हैं, मृतिका को और कुछ कहते हैं, कुछ नहीं, चिकनाकण। ठीक है, चिकनाकण, मृतिका या चिकनाकण। ठीक है, मृतिका। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या था, गाद, क्या है, गाद। तीसरा क्या है, बालू। और चौथा क्या है, बजरी। ठीक है, बजरी। ये बजरी तो सभी समझता होगा। देखो बहुत चिकना चिकना मटेरियल जो होगा, जो कि हमको जनरली हाथ में महसूस कर सकते हैं, इसको देख नहीं सकते उतना बढ़िया से कि ये अलग करके देखेंगे, ये लैब में जाके दिख सकता है। इसको कहेंगे मृतिका, क्या कहेंगे, मृतिका। जो लट्ठा प्रदान करता है, इसमें थोड़ा चिपचिपा लगता है मिट्टी, वो सब क्या है, गाद। और इसमें बालू का कण हमको साफ साफ दिख जाता है, जिसमें ज्यादा बालू होगा उसमें हमको क्या करेगा, दिख जाएगा।
एक थोड़ा सा हल्का हल्का कंकड़ीला मिलेगा, वो होता है बालू। लेकिन अगर ये बड़ा वाला अगर तुमको बजरी मिल रहा है, ठीक है, इसी को जब तुम मिट्टी का कोई सामान बनाते हो तो तुम देखता होगा, हम मिट्टी को कपड़े पर कभी देखना, मिट्टी अगर कोई कुम्हार घराने से हो तो देखना कितना मेहनत लगता है। अगर मिट्टी नॉर्मल कहीं से उठा के लाते होंगे, अगर आइडिया नहीं कहीं से, तो पहले कपड़ा पे शायद उसको लाकर पानी में डाल के बहुत घिसने के बाद उसका जो ओरिजिनल मिट्टी निकलता है, तब फिर मूर्ति वगैरह बनाते हैं। ठीक है, कारण क्या है, उसमें क्या बाहर कर रहे हैं, बजरी। क्या बाहर कर रहे हैं, बजरी। और बजरी के बाद जो छोटा कण होगा वो है बालू। बालू से भी छोटा कण होगा वो होगा गाद, और गाद से भी छोटा कण होगा वो होगा मृतिका। यानी यहाँ इसका मतलब ये समझ लिया, ये साइज के बढ़ते क्रम में है। किसके क्रम में है, साइज के बढ़ते क्रम में। और ये एग्जाम में पूछ लेता है कि बताओ मिट्टी में पाए जाने वाले सबसे सूक्ष्म कण कौन से हैं, कौन से हैं, मृतिका। मृतिका के बाद गाद, गाद के बाद बालू, बालू के बाद बजरी। और बजरी तो सबके दिमाग में आ रहा होगा, ये बड़ा बड़ा कंकड़ है। ठीक है, क्या पता चल गया कि मिट्टी मुख्य रूप से क्या क्या घटक से निर्मित होते हैं, तो 4 घटक हैं। कौन कौन से घटक हैं, सबसे पहले मृतिका। ऑर्डर में हम लोग बोलेंगे। देखो ये दोनों तो क्लियर है, ये दोनों में तुम लोग कंफ्यूज जाएगा एग्जाम में जब पूछेगा। देखो एग्जाम में अगर सवाल आया तो वहां तुमको कोई एक्सप्लेन थोड़ी ना करने के लिए बैठा हुआ है कि नहीं ये वाला ये नहीं है, ये वाला ये होगा। ये दोनों तो तुमसे कभी सवाल ही नहीं पूछेगा। अगर पूछ लिया सबसे छोटा कौन होता है, सबसे बड़ा कौन होता है, तो बड़ा तो सबको पता चल जाएगा कौन सा है, बजरी। सबसे छोटा कौन है, तब यहाँ कंफ्यूजन होगा तुमको, मृतिका और गाद। इसलिए हम जब भी रिपीट करेंगे इसको उसी ऑर्डर में करेंगे, मृतिका, गाद, बालू, बजरी। ये हो गया ऑर्डर, छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। किसी को दिक्कत। इसके अलावे जो मिट्टी का ऊपरी लेयर होता है, इसमें कुछ मात्रा में ऑर्गेनिक पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक पदार्थ। अब ऑब्वियस है, जितने जीव जंतु मरते हैं, पेड़ पौधे सारे चीज जितने मर रहे हैं, वो सब ऊपर में मिट्टी में ही तो मिल जाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। तो मिट्टी में मिले तो आखिर गए कहाँ, उस मिट्टी का हिस्सा हो गया। तो इसमें पाया जाता है कुछ अन्य पदार्थ के रूप में, क्या पाया जाता है, कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मटेरियल। कार्बनिक पदार्थ समझते हो ना, जितने भी जीवित अंश हैं इन सभी में जो जिस मटेरियल से ये निर्मित है वही है ऑर्गेनिक मटेरियल। क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल। पर क्या ये वास्तविक रूप से मिट्टी का हिस्सा हुआ क्या, नहीं। मिट्टी तो बने हुए हैं पत्थर से। किसे बने हुए हैं, पत्थर से। मूल मिट्टी जो है वो चट्टानों से घिस कर बने हुए हैं, इसलिए ये एक्स्ट्रा मटेरियल है। वो उसमें क्या है, एक्स्ट्रा मटेरियल। अगर पूछा जाए मिट्टी के मुख्य घटक तो ये सब है, इसके अलावे जो ऊपर से मिलता है वो क्या है, कार्बनिक पदार्थ। जैसे जैसे हम मिट्टी के नीचे चलते जाएंगे, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बढ़ेगी कैसे जी, अंदर कौन जाके मरेगा, ऊपर पे ही तो मर रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे मिट्टी में ऊपर से नीचे चलते आएंगे, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होती जाएगी, कम। क्या होती जाएगी, कम। यानी कार्बनिक पदार्थ सबसे अधिक कहाँ होगा, ऊपर पे, और सबसे कम कहाँ होगा, नीचे। ठीक है, यानी मिट्टी ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसी नहीं है। और यहीं से फिर मिट्टी का अगला टॉपिक शुरू होगा जो हम लोगों को अभी पढ़ना है। क्या यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, बहुत हल्के हल्के चीजें, कोई दिक्कत नहीं। इससे सवाल आ जाता है, इसलिए इसको एक बार अच्छे से याद रखना। अब यहाँ से 2 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना कि अगर तुमसे सवाल पूछा जाए किसी भी स्थान के मिट्टी का एक ऊर्ध्वाधर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एकदम याद रखना ये कीवर्ड, ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल। तो ये जो मिट्टी का ऊर्ध्वाधर वर्गीकरण है इसको क्या कहते हैं, और मिट्टी का जो हॉरिजॉन्टल वर्गीकरण है इसको क्या कहते हैं, ये कीवर्ड याद रखना। मतलब ये कीवर्ड से ही आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर वर्टिकल पूछेगा इसको कहेंगे सॉइल प्रोफाइल। क्या कहेंगे इसको, सॉइल प्रोफाइल। हिंदी में याद मत करना, अंग्रेजी में याद करना। क्या कहते हैं इसको, सॉइल प्रोफाइल। अगर तुम कीवर्ड छोड़ दिया तो आंसर गलती करोगे। इसमें ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं समझोगे क्योंकि लगेगा कि हाँ अलग कर सकते हैं, सिर्फ कीवर्ड है। अगर ऊर्ध्वाधर है, लंबा लंबी लिए, क्या कहेंगे इसको, सॉइल प्रोफाइल। और इस लंबे लंबी में अलग अलग लेयर में अलग अलग मिट्टी, अभी ऊपर बताए थे, ऊपर पे कार्बनिक मात्रा अधिक होगा, नीचे कम हो जाएगा, कुछ और तो बढ़ेगा। तो एक लेयर में कुछ और मिलेगा, फिर नीचे जाएंगे तो कुछ और मिलेगा, इसके नीचे जाएंगे तो कुछ और मिलेगा, इसके नीचे जाएंगे तो कुछ और मिलेगा। इस हॉरिजॉन्टल लेयर को यानी इसको क्या कहेंगे, क्षैतिज। क्या कहेंगे, क्षैतिज परत जो है, इस क्षैतिज परत को इसको बोले सॉइल प्रोफाइल, या ऊपर से लेकर नीचे तक एक खंड को बोले, ऊपर से लेकर नीचे तक। यानी ये जो पूरा हम मिट्टी है, ये मान लो मिट्टी है, मिट्टी का एक खंड निकालिए यहां से यहां तक, इसको क्या कहेंगे, सॉइल प्रोफाइल। क्या कहेंगे, सॉइल प्रोफाइल। और आजकल ये सब बड़ा ट्रेंडिंग में है, सॉइल प्रोफाइल चेक करवाई क्या है नहीं है। ठीक है, तो याद रखना इसको क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल। अब इसमें तुम जाना तो ऊपर पे कुछ और है, ऊपर पे क्या है, कुछ और है, इसके बीच में कुछ और है, इसके नीचे फिर कुछ और है, इसके नीचे कुछ और है। ये जो हॉरिजॉन्टल लेयर है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सॉइल होराइजन। क्या कहते हैं इसको,
सोइल होराइजन, क्या कहते हैं इसको? सोइल होराइजन, ठीक है, या हॉरिजन, जो तुमको बोलना है बोल सकते हो, ठीक है, सोइल हॉरिजन या सोइल होराइजन, ठीक है। अब समझो यहाँ पे, अगर हम कहीं पे भी एक मिट्टी का एक वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर एक सेक्शन निकाल लिए बाहर, यानी मान लो ये मिट्टी है, हम कुछ यंत्र लिए और इससे काट के इतना पोर्शन बाहर कर दिया और बोले देखो ये है मेरे जमीन के अंदर का मिट्टी, इसको कहेंगे सॉइल प्रोफाइल। क्या बोलेंगे? सॉइल प्रोफाइल। इस सॉइल प्रोफाइल में अलग अलग लेयर मेरा बना हुआ होगा, होगा कि नहीं होगा? तो वर्टिकल वाले को बोलिए सॉइल प्रोफाइल, और इसमें जो हॉरिजॉन्टल अलग अलग परत बना होगा इसको कहेंगे सॉइल होराइजन। क्या कहेंगे? सॉइल होराइजन। क्या समझ में आया? यानी ये जो तुम्हारा बना हुआ है ये कितना सॉइल प्रोफाइल है बता दो? बोलोगे एक सॉइल प्रोफाइल। कितना है? एक सॉइल प्रोफाइल। यहां से लेकर यहां तक, यहां तुम बैठ रहे, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ रवि नाम का एक लड़का है, उसको हम बना दिए यहाँ, ठीक है, 3 टंग हो गया जी, 2 ही टंगना है, ठीक है। चलो तो कुछ उच्ची हम बांध लिया है, ठीक है, एकदम बढ़िया। हाँ ठीक है, चलो तो लग रहा है सुसु कर रहे हैं जी, अब ठीक है, ठीक है। तो ये जो मिट्टी का ऊपरी हिस्सा है सब चीज एकदम बढ़िया से देख रहा है। अब हम इसको काट के निकाल लिए, इसको क्या कहेंगे? सॉइल प्रोफाइल। क्या कहेंगे इसको? सॉइल प्रोफाइल। और एक सॉइल प्रोफाइल में कई लेयर्स दिख रहे हैं ना, ये सब लेयर, ये सारे लेयर को क्या कहेंगे? सॉइल होराइजन। क्या कहेंगे? सॉइल होराइजन। कीवर्ड क्या दिमाग में रहना चाहिए? अगर ऊर्ध्वाधर दिया हुआ है सॉइल प्रोफाइल, ऊर्ध्वाधर दिया है तो, क्षैतिज दिया हुआ है तो सॉइल होराइजन, क्षैतिज दिया हुआ है तो सॉइल होराइजन। क्या क्लियर हो गया? और इससे डेफिनेशन सवाल आता है, बस कीवर्ड सिर्फ रटना है, अगर दिमाग में अटक गया तो कर लोगे। ये नया चीज होगा, नहीं पढ़ा होगा, इसलिए अच्छे से याद रखना कि अगर वर्टिकल लिए है तो सॉइल प्रोफाइल, हॉरिजॉन्टल लिए है तो सॉइल होराइजन। मतलब एक सॉइल प्रोफाइल के अंदर कई होराइजन हो सकते हैं, नहीं हो सकते? तो सामान्यतः क्या क्या होता है उसमें, अगर कहीं का भी मिट्टी लेंगे तो क्या होता है, कौन कौन सा है, क्या नामकरण किए हैं, यही हमको पढ़ना है और यहाँ से सवाल भी आते हैं। क्या अभी तक क्लियर है सबको? तो ये हमारा एक सॉइल प्रोफाइल है। क्या है? एक सॉइल प्रोफाइल। इसको सामान्यतः 5 या 6 कैटेगरी में बांटते हैं। कितने कैटेगरी में बांटते हैं? 5 या 6 कैटेगरी में इसको हम लोग सामान्य रूप से बांट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ जितना तुमको दिख रहा है, यानी ये वाला यहाँ से ऊपर एक लेयर होगा, यहाँ से ऊपर क्या होगा? एक लेयर। इसको बोलते हैं ओ लेयर। क्या बोलते हैं इसको? ओ लेयर। ओ लेयर या ओ होरिजन, जो भी बोलना है बोल सकता है, ठीक है। इसके बाद जो ये दूसरा लेयर दिख रहा है, ये जो ब्लू वाला हम लाइन खींच रहे हैं, यहाँ से लेयर अलग हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ओ, इसका नाम है ए लेयर। क्या नाम है? ए लेयर। क्या नाम है? ए लेयर। उसके बाद जो ये तीसरा लेयर दिख रहा है, इसका नाम है ई लेयर। क्या नाम है इसका? ई लेयर। क्या नाम है? ई लेयर। क्या नाम है? ई लेयर। क्या नाम है? ई लेयर। अब ई लेयर से जैसे नीचे जाएंगे, यहां पे फिर मिलेगा तुमको बी लेयर। क्या मिलेगा? बी लेयर। क्या मिलेगा? बी लेयर। क्या मिलेगा? बी लेयर। बी लेयर से जैसे नीचे जाएंगे, यहां मिलेगा सी लेयर। क्या मिलेगा? सी लेयर। क्या मिलेगा? सी लेयर। और सी से नीचे जाएंगे तो मिलेगा आर लेयर। क्या मिलेगा? आर लेयर। अब यहां से ध्यान से समझना, ये जब हम समय के साथ अलग अलग प्रकार से अध्ययन किए, अध्ययन का क्रमांक में हमारा बढ़ता गया। पहले जो शुरुआती दौर में, यानी आज भी एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, वहां हमारा 3 ही लेयर का चर्चा करता है, ए, बी और सी। एनसीईआरटी में कितना का चर्चा है? ए, बी और सी। इसके बाद जब और हम लोग इसमें बढ़िया से और सब चीजों को ऐड किए, हमारा ये सवाल ऑलरेडी आता है इसके अलावा भी, तो हम लोग इसमें एक और लेयर जोड़े जिसको बोले ओ। क्या बोले? ओ। क्या बोले? ओ। और बढ़िया से अध्ययन किए तो इसमें एक और लेयर जुड़ गया जिसको कहते हैं ई। क्या कहते हैं इसको? ई। क्या कहते हैं? ई। ठीक है। यानी यहां से टोटल हम लोग देख रहे हैं 6 लेयर, जिसमें से आर जो है यह मिट्टी का हिस्सा एक्चुअल में है नहीं। यहां से मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया इसके बाद से शुरू होती है, इसलिए सबसे निचला है जो एक सतह प्रदान करता है। क्या करता है? सतह प्रदान करता है, वो है आर लेयर। क्या है? आर लेयर। तो इसीलिए शुरुआती दौर में जब मिट्टी का अध्ययन किया जाता था तो वहां मिट्टी में 3 ही लेयर बांटा गया, ए, बी और सी। ए, बी और सी। आज भी जब मिट्टी का कहीं पर कभी सॉइल प्रोफाइल दिखाया जाता है, वहां पे ये 5 ही दिखाया जाता है, ओ, ए, बी, सी और आर, जिसमें से आर मिट्टी होता नहीं है। मिट्टी कहां शुरू होता है? सी से। सी के बाद कौन आया? बी। बी के बाद ए। और ऊपर पे जो ऑर्गेनिक पदार्थ का एक लेयर है उसको क्या कहते हैं? ओ लेयर। तो एक्चुअल मिट्टी कौन हुआ? ए। एक्चुअल मिट्टी कौन हुआ? ए। समझ में आया? ये सब हम लोग को अभी पढ़ना है डिटेल से, उधर टेंशन ना लो, अभी सिर्फ समझना है। अब मिट्टी में सबसे ऊपर जो तुम देख रहे हैं, ऑब्वियस है जितना भी पेड़ पौधे जीव जंतु मर रहे हैं वो सब ऊपर पे ही है। वो सब कहाँ है? ऊपर। ये बन जाता है खाद। देखो कि इसका रंग काफी काला होता है। क्या होता है? काला। तो जितने भी जैविक अवघटित चीज है वो सब सामान्यतः मिट्टी के ऊपर ही रहेंगे, ठीक है। रंग उसका क्या दिखेगा? एकदम गहरा काला, एकदम डार्क, या अगर ब्राउन कलर का होगा तो एकदम डार्क ब्राउन दिखेगा ना। इसी को कहते हैं ऑर्गेनिक पदार्थ। क्या कहते हैं इसको? ऑर्गेनिक पदार्थ।
और यहीं से नाम आ गया ऑर्गेनिक लेयर। क्या नाम आ गया? ऑर्गेनिक लेयर। क्या इसमें मिट्टी वास्तविक रूप से ज्यादा है? नहीं है, इसीलिए इसको मिट्टी का पार्ट नहीं माना जाता है, इसको सिर्फ इसमें ऑर्गेनिक पदार्थ का हिस्सा माना जाता है। इसीलिए वास्तविक मिट्टी जो शुरू होता है वो होता है ए से। क्या होता है? ए से। कई बार एग्जाम में हल्का सवाल से लेकर भारी सवाल भी यहाँ पूछा जाता है। पूछा जाएगा तुमसे कि बताओ सबसे ऊपरी मृदा कौन है, उसमें आंसर होगा ए। कौन होगा? ए। यानी अगर तुमसे पूछ लिया कि पृथ्वी पर यानी मिट्टी पर सबसे ऊपर में कौन मौजूद होता है, तो बोलोगे ओ। कौन मौजूद होता है? ओ। इसमें क्या होता है? तो जितने भी जीव जंतु हैं उसके सड़े गले अंश होते हैं। किसमें होते हैं? ओ। लेकिन वास्तविक मृदा कहां से शुरू होता है? ए से। कहां शुरू होता है? ए से। अब जो यहाँ सल गड़ रहा है, ये सड़े जैविक पदार्थों को ही हम कहते हैं ह्यूमस। क्या कहते हैं? ह्यूमस। इसमें सड़ने का प्रक्रिया शुरू हो चुका था। क्या हो चुका था? शुरू। जैसे जैसे नीचे चलते जाओगे सड़ा हुआ मटेरियल बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी इसके नीचे लेयर का अगर बात करें तो यहाँ पे हमको ह्यूमस मिलता है। क्या मिलता है? ह्यूमस। और इस सतह में लगभग ऊपरी लेयर पे सब हमको क्या मिलेगा? ह्यूमस। क्या मिलेगा? ह्यूमस। यानी ओ के निचले सतह पर और ए के ऊपरी सतह पर हमको अधिकांश मात्रा में क्या मिलता है? ह्यूमस। पर हम जानते हैं कि मिट्टी वास्तविक रूप से कहां शुरू होता है? ए से। इसलिए इसको नाम दिया गया टॉप सोइल। क्या नाम दिया गया? टॉप सोइल। ठीक है, इसको नाम दिया गया टॉप सोइल। ठीक है, टॉप सोइल यानी सबसे ऊपरी मृदा। इसको कह दिए ऑर्गेनिक। क्या कह दिए? ऑर्गेनिक। इसको क्या कर दिए? टॉप सोइल। क्या कर दिए? टॉप सोइल। टॉप सोइल को हिंदी में क्या बोल देंगे? ऊपरी मृदा। क्या बोल देंगे? ऊपरी मृदा। ठीक है, तो टॉप सोइल क्या कर दिया इसको? टॉप सोइल। हिंदी वाला हम इसीलिए बार बार जोर डाल रहे हैं कि सब मत याद करो, क्योंकि जहां पे भी थोड़ा सा साइंस या इस तरह का वर्ड आ जाता है ना, वहां पे हिंदी में तुम फंस जाओगे। इसलिए फंस जाओगे क्योंकि हो सकता है कि शब्द बदल जाए। ठीक है, अभी हम ऊपरी मृदा पढ़ा देंगे, वहां हो जाएगा शीर्ष मृदा दे देगा। क्या दे देगा? शीर्ष मृदा। अब ये वर्ड पढ़ ही नहीं रहोगे। ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़ा रहे वो, हो सकता है वहां कुछ और मृदा दे दे जिसका अर्थ क्या हो? सबसे ऊपर। लेकिन अंग्रेजी वाला कभी शब्द तुम्हारा बदलेगा नहीं। इसलिए जब भी कंफ्यूजन हो किसी चीज में, अंग्रेजी वाला पलट के देख लिया करो, वो हमेशा एक जैसा रहता है, उसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं होता है। इसलिए अंग्रेजी वाला याद रखेंगे तो एक ही से काम चल जाएगा। इसको क्या कहेंगे? टॉप सोइल। क्या कहेंगे? टॉप सोइल। उसके बाद टॉप सोइल के जस्ट बाद नीचे हम चले जाते थे यहाँ पे पहले, जिसको कहते थे बी। क्या कहते थे? बी। और ये है सब सोइल। क्या है ये? सब सोइल। क्या है ये? सब सोइल। लेकिन एक लेयर देखा गया कि टॉप सोइल हर जगह सब। अच्छा, ये भी याद रखना कि हर मिट्टी में हर जगह ये पांचों लेयर छठों लेयर मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कुछ क्षेत्र में कोई लेयर गौन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं। जैसे मान लो यहाँ कोई इस क्षेत्र में कोई जैविक पदार्थ मरा ही नहीं है, तो क्या कोई ऑर्गेनिक लेयर उसमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि सब मिलेगा, लेकिन सामान्यतः हर जगह 3 लेयर मिलता है। कौन कौन सा है? ए, बी और सी। क्या क्या मिलता है? ए, बी और सी। और सबसे नीचे आर रहेगा ही रहेगा। यानी ओ और ई हर जगह मिले ये जरूरी नहीं है। ठीक है, जहां पे जैविक पदार्थ है वहां पे मिलेगा ओ, और बीच में ई वाला जो आता है ये कहां से आया? देखा गया कि ऊपर से ऑर्गेनिक अगर हटा दें तो एक लेयर मिट्टी के एकदम तंदुरुस्त लेयर था, जिसको बहुत अधिक उपजाऊ है। अगर पूछा जाए इस सब में से सबसे अभी उपजाऊ कौन मिट्टी है? ए। क्योंकि वो तो है ही नहीं मिट्टी, वो तो मिट्टी है ही नहीं, इसमें तो खाली ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो मिट्टी चाहिए उपज के लिए। ठीक है, इसलिए सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन होता है? ए। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन होता है? ए। ह्यूमस कंटेंट सबसे अधिक किसमें होता है? बोलोगे ए में। किसमें होता है? ए में। किसमें होता है? ए। लेकिन अगर पूछ ले कार्बनिक पदार्थ सबसे अधिक कहां होता है, बोलोगे ओ में। कार्बनिक वाला जब पूछेगा तब आंसर वो ओ लेगा, लेकिन ह्यूमस खाली दे दिया तब आंसर क्या लेगा? ए। क्योंकि कार्बनिक पदार्थ जब सड़ गल के पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा तब इसको क्या कहेंगे? ह्यूमस। क्या कहेंगे? ह्यूमस। तो यहाँ पाया तो जरूर जाता है, ओ में ऐसा नहीं पाया जाता है, वो तो पूरा उसी का खानदान है। लेकिन ए में ये सबसे अधिक पाया जाता है, जो कि मिट्टी में ऑलरेडी मिल चुका है और यहाँ ये प्रोवाइड कर रहा है पेड़ पौधे को एक क्या बोल सकते हो? बढ़िया ग्रोथ का कंडीशन। इसलिए पूछा जाए किस मिट्टी में सबसे अधिक ह्यूमस पाया जाता है, क्या बोलोगे? ए में। अब देखा गया कि समय के साथ ए में जो खनिज पदार्थ, अच्छा अगर पूछा जाए कि ए में सॉरी ओ में खनिज पदार्थ वगैरह पाया जाता है क्या, बोलोगे बहुत कम। मुख्य रूप से इसमें क्या पाया जाएगा? कार्बनिक पदार्थ। क्या पाया जाएगा? कार्बनिक पदार्थ। पहली बार कार्बनिक पदार्थ और मिनरल्स का अच्छा कंपोजिशन किसमें मिलता है? ए में। किसमें मिलता है? ए में। अब समय के साथ ये देखा जाता है इसमें पानी भी मौजूद है। किसमें पानी मौजूद है? ए में। किसमें पानी मौजूद है? ए में। ए में जो पानी है और वह पानी धीरे धीरे नीचे जा रहा है। कहां जा रहा है? नीचे। तो जब पानी कहीं से कहीं को गुजरता है लगातार, तो वह एक क्रिया करता है जिसको बोलते हैं निश्चालन। क्या बोलते हैं? निश्चालन। अंग्रेजी में वर्ड होता है लीचिंग, यानी लीच। क्या होता है? लीच। एक अंग्रेजी वर्ड होता है जिसको बोलते हैं लीचिंग। क्या बोलते हैं? लीचिंग। हिंदी में निश्चालन। बोलोगे ये क्या होता है? तो किसी मुख्य रूप से मिट्टी के संदर्भ में यह बात किया जाता है। तो कोई भी सॉलिड पदार्थ हो, खाली मिट्टी ही नहीं, कोई भी सॉलिड पदार्थ हो को पानी या कोई ऐसा एजेंट, पानी जैसा एजेंट
जो उसके थ्रू से गुजर रहा हो, क्या हो रहा हो, गुजर रहा हो, गुजरने के दौरान वो अपने साथ उसके कुछ खनिज पदार्थ को, कुछ खनिज लवण को घुल के क्या करता है, घुला के लेते जाता है। जैसे मान लो हम है मिट्टी, क्या है हम, मिट्टी। मेरे अंदर मान लेते हैं कि हम मेरा आधा हिस्सा चूना का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, चूना। ये डायरेक्ट समझ में आएगा, ऐसे तो कोई भी पदार्थ हो सकता है, चूना बना हुआ है। अब तुम मेरे ऊपर पानी छोड़ रहे हो लगातार, 10 दिन से पानी छोड़े जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, मेरा चूना वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, गल जाएगा। जैसे ऐसा नहीं हो सकता आधा, मतलब बीच बीच में घुसा हुआ है चूना, तो लगातार पानी मारते जाओ, चूना जानते हो पानी में घुल जाता है, घुलता है ना, तो पानी में घुल गया, और जहां पानी तो मेरे शरीर के पास रुका हुआ नहीं रहेगा, ये तो बह जाएगा ना, तो मेरे शरीर से सारे चूना को क्या करेगा, बहा के लेते जाएगा। इसी प्रक्रिया को कहते हैं निस्सालन। क्या कहते हैं, निस्सालन। फिर से एक बार समझाने का प्रयास करते हैं। कोई भी सॉलिड मटेरियल है, क्या है, सॉलिड मटेरियल है, इससे पानी गुजर रहा है। पानी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें कोई भी लिक्विड तुम ले सकते हो जो कि इसके द्वारा गुजर रहा हो। जनरली इसका काम करता है कौन, पानी। कौन करता है, पानी, क्योंकि ये अच्छा सॉल्वेंट है, किसी भी चीज को घोल लेता है। कुछ ऐसे मैक्सिमम ऐसे पदार्थ हैं जो पानी में घुल जाते हैं, तो पानी इससे लगातार गुजर रहा है, गुजर रहा है। इसमें मान लेते हैं हम चूना जैसे बात करते, चूना में क्या पाया जाता है, कैल्शियम। क्या पाया जाता है, इसमें मौजूद कैल्शियम को ये अपने साथ घोल लेगा। क्या करेगा, घोल लेगा, और समय के साथ इससे बाहर निकाल लेके जाएगा। बोलेंगे ये निश्चालित हो चुका है। क्या हो चुका है, निश्चालित। समझ में आ गया, यानी उस मटेरियल में घुले खनिज लवण का घुलकर बाहर निकल जाना ही क्या कहलाता है, निश्चालन। ई वाला से लगभग सब चीज क्या हो चुका है, निकल चुका है। इसलिए किसी भी चीज में ये समृद्ध है क्या, नहीं, ये कंगला हो चुका है। और बी में यहाँ का जितना भी घुल घुल के आया है सब कहां पहुंच गया है, बी में। इसलिए बी में कार्बनिक पदार्थ ज्यादा है क्या, बोले तो जैसे ऊपर से नीचे जाओगे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होती जाएगी, कम। इसलिए इसमें कार्बनिक पदार्थ तो ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें ज्यादा क्या है, खनिज। क्या है, खनिज। अब जो बच्चा ये रखने का प्रयास करेगा उसको कभी समझ में नहीं आएगा। जो ये लॉजिकली सेट करके बैठा हुआ है कहाँ क्या हो सकता है, वही एग्जाम में कर पाएगा। और ये सारे एग्जाम में सवाल आ चुके हैं। अगर कोई एसएससी का एग्जाम देते हो या रेलवे का एग्जाम देते हो, पिछले 2 साल का, बहुत ज्यादा नहीं, 2023 से लेकर अभी तक का सवाल उठा के देख लेना, जितना चाहिए होता है सब एक एक वर्ड का क्वेश्चन को मिल जाएगा। क्या यहां तक समझ में आ गया। अब आते हैं सी, यानी मिट्टी मुख्य रूप से यही दोनों है। कौन कौन, ए और बी। अब बोलोगे तब सी और आर क्या है, तो आर जो है उसको कहते हैं बेड रॉक। क्या कहते हैं उसको, बेड रॉक। क्या कहते हैं उसको, बेड रॉक, ठीक है, बेड रॉक। बेड मतलब क्या हो गया, बिछावन। रोड रॉक मतलब क्या हो गया, पत्थर। वो पत्थर जो दूसरों के लिए बिछावन का काम कर रहा है, ये ना हुआ जी। रॉक मतलब पत्थर, बेड मतलब बेड, तो वह पत्थर जो दूसरों के लिए बेड का काम कर रहा है, इसका मतलब आधार का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, आधार। तो ये ऐसा भी रॉक है, ऐसा चट्टान है जो अभी वेदरिंग के प्रक्रिया से नहीं गुजरा है। समझ में आया, यानी सबसे नीचे वो चट्टान जो किसी भी वेदरिंग प्रक्रिया से अभी नहीं गुजरा है, उसको कहेंगे आर लेयर। क्या कहेंगे, आर लेयर। यानी मिट्टी पहली बार कहां बनना प्रक्रिया शुरू हुआ है, सी से। आर में तो कुछ अभी नहीं हुआ है। अब यही 2 सवाल यहां से पूछा जाता है। अंग्रेजी में एकदम क्लियरली याद रखना, हिंदी में भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में याद करते जाते अच्छे से याद हो जाएगा। वेदर्ड एंड अनवेदर्ड। अनवेदर्ड रॉक कौन है, आर। वेदर्ड रॉक, आंशिक रूप से वेदर्ड रॉक कौन है, सी। पहली बार मिट्टी कहां बन चुका है, बी में। कहां बन चुका है, बी में। बी समृद्ध किस चीज में है, खनिज में। उसके बाद निश्चालित मिट्टी कहां मौजूद है, ई में। ऑर्गेनिक और खनिज में संपन्न कौन है, सबसे ऊपरी मिट्टी कौन सी है, ए। कौन सी है, ए। और ऑर्गेनिक लेयर कौन है, क्या पूरा मामला सुलझ गया। इससे सवाल आएगा तो कर लोगे। चलो एक बार देख लेते हैं। काला लेयर ओ, काला लेयर ओ, क्या कहे इसको, ऑर्गेनिक लेयर। क्या कहे, ऑर्गेनिक लेयर। इसमें सड़े गले पौधे एवं जानवरों का अवशेष होता है, जिसका अपघटन शुरू हो चुका है। क्या हो चुका है, अपघटन मतलब डिकम्पोजिशन, जो सड़ गल चुका है। रंग पूछा जाए ओ का, क्या बोलोगे, काला। क्या बोलोगे, काला या गहरा, ठीक है, गहरा भूरा। काला या क्या होगा, गहरा भूरा। किसी को तकलीफ, सब समझ लियो, बस उसको खाली लिखना है, ठीक है। उसके बाद कौन सा लेयर आएगा, ए। इसको क्या बोलेंगे, टॉप सोइल। क्या बोलेंगे इसको, टॉप सोइल। क्या बोलेंगे इसको, टॉप सोइल, ठीक है। सबसे ऊपरी मृदा यही है। इसमें मुख्यतः पाया जाता है, तो बोलोगे इसमें मुख्यतः क्या पाया जाता है, ह्यूमस। क्या पाया जाता है, ह्यूमस, ठीक है, ह्यूमस। क्या पाया जाता है, ह्यूमस। उसके बाद क्या पाया जाता है, खनिज। क्या पाया जाता है, खनिज। और क्या पाया जाता है, जल। क्या पाया जाता है, जल। अगर कंटेंट देखोगे मुख्य रूप से क्या हो गया, ह्यूमस और खनिज।
देखो ये कीवर्ड जब तक तुम्हारे दिमाग में रहेगा तब तक तुमको पीछे नहीं हटने देगा क्वेश्चन से। अगर तुम ये कीवर्ड सब छोड़ गए, क्योंकि हम पढ़ाते हैं उसी नजरिए से जिससे सवाल पूछा आता है, ऐसा नहीं कि तुमको खाली बता के छोड़ दिए। एग्जाम में जैसे तुम देखो ह्यूमस खनिज एवं जल में समृद्ध कौन सा लेयर है, फटक से मार दोगे ए। खाली खनिज दिया क्या मारोगे बी, क्या मारोगे बी। तो उसी हिसाब से पढ़ाते हैं ताकि एग्जाम में हो जाए। यही से वास्तविक मिट्टी क्या होता है, स्लोप। इसलिए कभी पूछा जाए मिट्टी का सबसे ऊपरी लेयर कौन सा है, क्या आंसर होगा ए, क्या होगा ए। जब तक तुमको कार्बनिक पदार्थ नहीं दे कि कार्बनिक पदार्थ युक्त लेयर कौन सा है, तब क्या होगा ए, सॉरी ओ, क्या होगा ओ। और अगर ओ नहीं है और पूछा जाए सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ कहाँ है, क्या बोलोगे ए, क्या बोलोगे ए। कई बार तो ओ ऑप्शन में देता ही नहीं है, तो उसे पूछेगा कि बताओ सड़े गले पदार्थ सबसे अधिक मौजूद कहाँ होते हैं, ए बी सी डी, क्या कुछ देगा, ए बी सी आर कुछ देगा, क्या आंसर होगा ए। जो सबसे ऊपर है उसमें सबसे अधिक ऑर्गेनिक है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। चलो, तो ये ह्यूमस में समृद्ध होता है, अतः ये क्या होता है, सर्वाधिक उपजाऊ। क्या होता है, उपजाऊ। क्या ओ लेयर उपजाऊ नहीं है क्या, तो सर हाँ उपजाऊ है, पर वो आधार प्रदान नहीं कर पाता है। क्या खाली खाद में पेड़ पौधा बढ़िया उगेगा क्या, मिट्टी में खाद मिलाते हो तब मिट्टी रीच होता है खाद में, ठीक है, और तब तुम्हारा पेड़ पौधा अच्छा होता है। इसलिए ऑर्गेनिक लेयर भी उपजाऊ है, पर वह सिर्फ अपने भरोसे उपजा नहीं सकता है, उसको किसके साथ मिलना होगा, मिट्टी के साथ। इसलिए सबसे अधिक उपजाऊ कौन हो जाता है, ए, सबसे अधिक उपजाऊ ए, ठीक है। वास्तविक रूप से पेड़ पौधे इसी में उगते हैं। किसी को दिक्कत, अगर पूछा जाए पेड़ पौधों का जो जड़ होता है वास्तविक रूप से वो कहां से शुरू होता है, ए से। कहां शुरू होता है, ए से, ठीक है। रंग कैसा होता है, जैसा ये था इसी में हल्का लाइट हो जाएगा। जैसा ये है, ये एकदम काला है और ये हल्का ब्राउन दिख रहा है ना, मतलब हल्का सा लाइट होगा। यानी ऊपर से नीचे उतरेंगे, ऊपर का डार्क ज्यादा होगा, नीचे का डार्क हल्का कम होगा। तो रंग इसका भी होगा काला, क्या होगा, काला या भूरा, क्या होगा, काला या भूरा, ठीक है। सेम कलर होगा, हल्का सा अंतर आएगा, ये बहुत अधिक काला है और ये कम काला है, या बहुत अधिक भूरा है, ये कम भूरा है, क्योंकि कंटेंट देखोगे तो उसी से ये भी निर्मित है, ठीक है। बस इसमें खनिज मिल चुके हैं, ठीक है। अगर इसके बाद का लेयर देखें तो सा है ई, कौन सा है ई। ई वाला जो लेयर है इसमें एक ही चीज याद रखना है, तुमको कीवर्ड जब भी आएगा तो बोलोगे कि निस्सालित हो चुका है, ये क्या हो चुका है, निस्सालित, क्या हो चुका है, निस्सालित। इसको बोलते हैं एलुविएटेड, क्या बोलते हैं इसको, एलुविएटेड सॉइल, क्या बोलते हैं इसको, एलुविएटेड, ठीक है, एलुविएटेड, ठीक है। इसे क्या हो गया, एलुविएटेड। एलुविएटेड का हिंदी अगर या दूसरा वर्ड अंग्रेजी में दोगे तो लीच्ड हो जाएगा, यानी निस्सालित, क्या हो जाएगा ये, लीच्ड, ठीक है, लीच्ड। और हिंदी में इसे कहते हैं निस्सालित, क्या कहते हैं, निस्सालित। तो अगर कभी भी तुमसे एग्जाम में एक ही सवाल आता है कि निस्सालित लेयर कौन सा है, कौन सा, ई, कौन सा है, ई। या तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ मिट्टी का वह लेयर, तुमको ऑप्शन में क्या कह देगा वही बताते हैं, ओ ए बी, वह लेयर जो सबसे लाइट कलर का है। तो आंसर है सबसे लाइट कलर कौन है, ई। क्यों भैया, क्योंकि जो भी मटेरियल था वो सब तो इसके नीचे चला गया है, तो इसमें बचा ही नहीं कुछ, इसलिए लगभग व्हाइट या धूसर कलर, धूसर समझते हो ना, ग्रेइश कलर भी गंदा कलर जो होता है, ये सब कलर का ऐसा हो जाएगा। अभी तुम देखा था काला, क्या देखा था, काला, ब्राउन, एकदम डीप कलर, यानी ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो डीपनेस, मेरा जो डार्कनेस है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखोगे ये बहुत कम है, उसके बाद ये फिर क्या हो चुका है, डार्क, क्योंकि इसमें क्या बढ़ चुका है, खनिज। इसीलिए बी का कलर हमेशा ई से क्या होगा, डार्क, ई से क्या होगा, डार्क। और यही मिला था तभी तो इस पर रिसर्च किया गया, नहीं तो हम लोग पहले क्या समझता था, ऊपर ओ है उसके बाद ए है उसके बाद क्या है, बी। ये बीच वाला लेयर कई जगह दिखा तभी अध्ययन किया, इसका पता चला नहीं, ये वो लेयर है जहां से सब मटेरियल लगभग क्या हो चुका है, नीचे चला गया। ध्यान रखोगे, यहां से खनिज पदार्थ जल द्वारा क्या हो चुके हैं, निस्सालित होकर नीचे जा चुके हैं, इसलिए इसका रंग क्या हो जाता है, हल्का, क्या हो जाता है, हल्का। हल्का में पूछा जाए कैसा रंग, तो बोलोगे धूसर रंग, कैसा हो जाएगा, धूसर रंग, या नहीं तो व्हाइटिश कलर पे आ जाएगा, जिसको डल व्हाइट बोलते हो ना, ठीक है। तो हाँ, सफेद भी बोल सकता है, ठीक है, सफेद। कई जगह तो साफ एकदम सफेद नजर आता है, इस तरीके से गंदा, जैसे खाली मिट्टी हल्का सा लगा दो सफेद में, वैसा कई जगह नजर आता है मिट्टी, मतलब समझ लो कि ये किसी क्रम का मिट्टी नहीं है। क्या इसमें कोई उपजाऊपन है, नहीं, किसी भी प्रकार का नहीं है, तो बहुत ही खराब मृदा होता है। ये क्या होता है, यह उपजाऊपन में घटिया होता है, क्या होता है, घटिया, मतलब इसको क्या बोलोगे, कमजोर मृदा, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, उपजाऊपन में कमजोर, क्या बोलोगे, उपजाऊपन में कमजोर, ठीक है, कमजोर, यानी उर्वरता इसका क्या होता है, काफी कमजोर। अगर पूछा जाए उर्वरता क्या होता है, काफी कमजोर। देखो अभी हम लोग मिट्टी के अंदर घुस रहे हैं, हम लोग मिट्टी का अलग अलग प्रकार बाहर का नहीं पढ़ रहे हैं, तुम पढ़ा होगा लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ये सब ऊपरी मिट्टी है, ये सभी मिट्टी में इस तरह के लेयर हो सकते हैं, समझ में आया। तो अभी बहुत बच्चा ये ढूंढ रहा होगा सर ये सब तो कभी टाइप पढ़ भी नहीं किया, मिट्टी का तो अलग अलग रूप पड़े, वो अलग प्रकार है बाबू, वो है जमीन के ऊपर जैसे तुमको मिट्टी दिख रहा है,
और अभी हम लोग क्या किए हैं, अंदर घुसे हुए, ठीक है। कहीं पे भी इस तरह के लेयर तुमको मिल सकते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद क्या आएगा, ई के बाद बी, क्या आएगा, बी। और बी को क्या कहते हैं, सब सोइल, क्या कहते हैं, सब सोइल। और ये किसमें समृद्ध होता है, खनिजों में समृद्ध होता है। किसमें समृद्ध होता है, खनिजों में। तो बी लेयर किसमें समृद्ध है, खनिजों में। और रंग इसका कैसा होगा, काला या भूरा, लेकिन हल्का सा कमजोर काला, ठीक है। चलो इसके बाद अगला लेयर कौन सा है, सी। इस सी को क्या बोले, पेरेंट रॉक, क्या बोले इसको, पेरेंट रॉक, ठीक है। पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक, ठीक है, पेरेंट रॉक। और पेरेंट रॉक मतलब यहां से मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया हुई थी शुरू, याद रखोगे। इसमें आंशिक रूप से क्या है, अपक्षयित, क्या है, अपक्षयित यानी वेदर्ड चट्टान होते हैं। इसका दो ही डेफिनेशन याद रखना है, सी और आर का। वेदर्ड रॉक किसमें, सी में, अनवेदर्ड रॉक किसमें, आर में। अनवेदर्ड रॉक आर में। आर जो होता है ये सबसे नीचे होता है, जिसको मिट्टी से कोई मतलब नहीं होता है। यह मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया को क्या देता है, आधार, क्या देता है, आधार। इसलिए उसको कहते हैं बेड रॉक, क्या कहते हैं इसको, बेड रॉक। और हिंदी में याद रखना आधार चट्टान, इसको क्या बोलेंगे, आधार चट्टान, ठीक है। ये मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया को आधार देता है। इसके ऊपर जो मौजूद होते हैं चट्टान, उसमें वेदरिंग शुरू हो जाता है, और इसको कहते हैं पेरेंट रॉक यानी सी को। फिर और वेदर जब हो जाता है, जिसमें कुछ मात्रा में ऊपर से आए हुए खनिज पदार्थ और कुछ कार्बनिक मिल जाते हैं, उसको कहते हैं बी कहते हैं। इसके बाद ई तो एक्स्ट्रा आ गया। उसके बाद जो सबसे बढ़िया मिट्टी होगा, जो कि उपजाऊपन में समृद्ध होगा, वो होगा ए। और जो सड़े गले ऊपर वाले पदार्थ हैं वो सब ओ। क्या पूरा लेयर समझ में आया, मिट्टी का ये सोइल प्रोफाइल और सोइल होराइजन समझ में आया।